मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। हम आपस में लड़ बैठे तो देश को कौन संभालेगा। कोई बाहर वाला आकर घर से हमें निकालेगा। दीवानों होश करो, मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो देश प्रेमियों। प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी नवोदय मैथ सीरीज चल रही है और अपनी इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी टॉपिक की कुछ इम्पोर्टेंट टाइप सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक भी नया है, अनुपात और समानुपात, यानी रेशियो एंड प्रपोर्शन। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम ये समझेंगे कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। तो बच्चों, अनुपात दो सजातीय राशियों के बीच में वह संबंध होता है जो हमें बताता है कि उन दो सजातीय राशियों में से एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुना है, उसे हम अनुपात कहते हैं। दो सजातीय, सजातीय का मतलब समान जाति वाली या समान वर्ग या बराबर समूह वाली दो संख्याएं जिन के बीच में इस संबंध को बताए कि पहली संख्या दूसरी संख्या के कितनी गुना है, वह अनुपात कहलाता है। और अनुपात का ये निशान होता है दो डॉट। ये निशान किसका होता है? अनुपात का, यानी कि रेशियो। ठीक है। और इसके लेफ्ट हैंड साइड में कोई संख्या है और एक राशि इसके राइट हैंड साइड में। ठीक है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? हम इसको पढ़ेंगे 4:7। ये जो दो सजातीय राशियां हैं, ये अनुपात हमें बताता है कि इनमें से ये राशि इस राशि की कितना गुणी है, या ये राशि इस राशि के कितनी गुणी है, कितनी गुणा है। ठीक है। तो हम इसको पढ़ेंगे 4:7। इसका मतलब ये हुआ, यदि पहली राशि या पहला पद या पूर्व पद, इसको हम कहते हैं पहला पद या पूर्व पद। जो अनुपात से पहले राशि होती है उसको हम कहेंगे पहला पद या पूर्व पद, और जो अनुपात के बाद में राशि है उसको हम कहेंगे दूसरा पद या उत्तर पद। दूसरा पद या उत्तर पद। इस प्रकार इस अनुपात में यह हमारा पूर्व पद है और ये हमारा उत्तर पद है, और इसको हम पढ़ेंगे 4:7। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी यदि पहली राशि 4 है तो दूसरी राशि 7 होगी। ठीक है। और अनुपात को हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं, यानी कि इसको हम 4/7 भी लिख सकते हैं। 4:7 या 4/7। ये क्लियर हो गया। अब जैसे मान लो
हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसका अनुपात कितना होता है? उसका अनुपात होता है 3:2। कितना अनुपात होता है उसका? 3:2। और ये 3:2 अनुपात जो है किसका अनुपात है? ये हमारे तिरंगे झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। किसका अनुपात है? लंबाई और चौड़ाई। अब हमें यह ध्यान देना है कि हमने पहले लंबाई बोला, पहले क्या बोला है? लंबाई। ये जो अनुपात है वो लंबाई चौड़ाई का अनुपात है। तो हम पहले लंबाई को बोल रहे हैं, इसका मतलब जो पहला पद है हमारा वो तिरंगे झंडे की लंबाई है, और जो हमारा दूसरा पद है वो, क्योंकि हमने लंबाई के बाद में दूसरे नंबर पर चौड़ाई बोली है, तो ये दूसरा जो पद है या उत्तर पद है वो तिरंगे झंडे की क्या है? चौड़ाई है। तो ये जो 3:2 का जो अनुपात है वो तिरंगे झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। इसका अनुपात है लंबाई और चौड़ाई। इसका मतलब ये होता है कि यदि हम कोई अपना राष्ट्रीय झंडा तैयार कर रहे हैं और उसमें हमने उसकी लंबाई ले ली 3 फुट, कितनी ले ली? 3 फुट, तो ये जरूरी है कि उसकी चौड़ाई हमें 2 फुट ही लेनी होगी। ये मतलब होता है अनुपात का। तो जो अनुपात में पहले बोला जाए वो पहला पद होता है, और जो दूसरी बार यानी कि अगली बार जो बोला जाए, बाद में बोला जाए, वो हमारे अनुपात में उत्तर पद या दूसरा पद होता है। समझ में आ गया? आगे चलें। अब हम समझेंगे कि समानुपात क्या होता है। समानुपात, जैसे कि इसके नाम से ही बिल्कुल क्लियर है, सम का मतलब होता है बराबर और अनुपात का मतलब अनुपात, यानी बराबर 2 अनुपात, बराबर के 2 अनुपात या 2 समान अनुपातों को हम समानुपात कहते हैं। ठीक है? और ये जो अनुपात का निशान था हमारा, यानी कि जो 2 डॉट थी उनके आगे ऐसी ही 2 डॉट और लगा दें, तो ये जो निशान होगा ये किसका होगा? समानुपात। ये निशान किसका हो जाएगा? समानुपात। यानी एक अनुपात इसके लेफ्ट हैंड साइड में होगा और एक अनुपात इसके राइट हैंड साइड में होगा, और वो दोनों अनुपात समान होंगे। दोनों अनुपात समान होंगे। जैसे हमने इधर लिख दिया 1:2 और इधर लिख दिया 2:4। ये जो हमारा समानुपात था, इसके दोनों तरफ के अनुपात, यानी इसकी लेफ्ट हैंड साइड में जो अनुपात है वो कितना? 1:2, और राइट हैंड साइड में 2:4। तो ये जो दोनों अनुपात हैं ये समान हैं, इसीलिए हमने इसके बीच में समानुपात का निशान लगाया है। और हम इसको कैसे पढ़ेंगे? 1:2 समानुपात 2:4। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो समानुपात का जो चिन्ह है इसको हम बराबर भी लिख सकते हैं, इसको हम बराबर भी लिख सकते हैं। और जैसा कि हमने बताया, अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं, अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं। तो अब जो ये हमारे 2 अनुपात हैं, एक अनुपात ये, एक अनुपात ये, दोनों समान हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 1:2 बराबर 2:4, क्योंकि समानुपात को बराबर भी लिखा जा सकता है। ठीक है? अब ये जो अनुपात हैं, आप कहेंगे कि ये तो समान नहीं है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो ये समान कैसे होंगे?
तो ये समान इसलिए हैं, यदि हम इन अनुपातों को बटे के रूप में लिखें, बटे के रूप में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2, और ये क्या हो जाएगा 2/4। अब भिन्नों को हमने पहले भी जब भिन्न का टॉपिक किया था तो हमने बताया था कि भिन्न को हम हमेशा सरलतम रूप में लिखते हैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि वो कटती हैं तो उनको हम काट देंगे। तो ये यहाँ पर कट रही है 2 से 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो देखो इधर जो 1/2 था, यहाँ भी क्या आ गया 1/2। इस प्रकार ये जो पहला अनुपात है वो दूसरे अनुपात के समान है, इसीलिए हम इनको समानुपात कहते हैं, और इनके बीच में हमने समानुपात का चिन्ह भी लगाया। ठीक है, अब जो ये समानुपात है इसमें ये जो पहली हमारी राशि है ये होगा हमारा पहला पद, ये हमारा दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा। ठीक है, और ये जो 2 पद हैं इस साइड में पहला और इस साइड में ये दोनों पद बाहरी पद भी कहलाते हैं, क्योंकि इधर लेफ्ट हैंड साइड में बाहर की तरफ है ये पद और ये राइट हैंड साइड की बाहर की तरफ है। तो इन दोनों पदों को हम क्या कहते हैं बाहरी पद। क्या कहेंगे बाहरी पद। और ये जो दूसरा पद है और तीसरा पद है ये बीच में है, इनको हम मध्य पद भी कहते हैं। क्या कहते हैं मध्य पद भी कहते हैं। तो ये पहला और चौथा पद ये बाहरी पद और दूसरा और तीसरा पद ये क्या हो गया मध्य पद। अब देखो बाहरी पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर भी होता है। जैसे मान लो यहां पर हमारा समानुपात था 1:2 समानुपात 2:4। अब देखो बाहरी अनुपातों का हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा 1:4 कितना हो जाएगा 4। और मध्य पद क्या है मध्य पद इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 और 2 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समानुपात में बाहरी पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, और भी हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे ये 1:2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/2 और समानुपात को हम लिख सकते हैं बराबर, और 2:4 को क्या लिख सकते हैं 2/4। ये समझ में आ गया। अब देखो जब किन्हीं 2 भिन्नों के बीच में बराबर का निशान होता है तो हम उनको कैसे सोल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई से, यानी आर पार की गुणा करके उनको हम सोल्व करते हैं। तो आर पार की गुणा करेंगे तो इसकी इसके साथ हो जाएगी 4 और इसकी इसके साथ हो जाएगी ये भी 4। इस प्रकार हमारा क्या आ गया ये 4 बराबर 4। और यहां पर देखो ये जो हमारी संख्या 1 थी ये क्या था हमारा ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद था और ये चौथा पद है ना। अब हमने यहां पर क्या बताया था कि बाहरी पदों का गुणनफल, यहां पर बाहरी पद क्या हो गए 1 और 4, और वो 1 और 4 की गुणा ही हमने आर पार की गुणा में की थी। ठीक है ना, तो इनका गुणनफल फिर हमने बताया था मध्य जो है हमारे पद उनके गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पर ये हमारा क्या था मध्य पद और फिर ये क्या था ये भी मध्य पद, तो इन दोनों की गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, ऐसे तो करते हैं आर पार की गुणा, तो इन दोनों का यानी दूसरे और तीसरे पद का गुणनफल करेंगे तो वो भी हमारा 4 आया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समानुपात में बाहरी पदों का गुणनफल मध्य पदों के
गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि अनुपात किसे कहते हैं और समानुपात किसे कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हमारे पास 3 अनुपात दिए हुए हैं। पहला अनुपात क्या है? पहला अनुपात है 2:3। अगला अनुपात है 4:7 और तीसरा और अनुपात दिया हुआ है वो है 5:8। ये हमारे पास 3 अनुपात दिए हुए हैं। ठीक है, हमें क्या बताना है? इनमें से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। ठीक है, तो अब देखो, हम जानते हैं कि अनुपात को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पर ये अनुपात क्या हो जाएंगे? 2/3। ये अनुपात क्या हो जाएगा? 4/7। और ये अनुपात क्या हो जाएगा? 5/8। अनुपात को हम बटे के रूप में भी लिख सकते हैं। इस प्रकार हमने 2 अनुपात को 2/3, 4:7 को 4:7 और 5:8 को 5/8 लिख दिया। अब हमारे पास ये 3 भिन्न आ गई, लेकिन हम भिन्नों को भी देखकर ये नहीं बता पाएंगे कि इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है। ठीक है, तो यदि हम इन भिन्नों से दशमलव की संख्या बना लें, दशमलव भिन्न बना लें, तो दशमलव की संख्याओं को देखते ही हम ये बिल्कुल स्पष्ट बता देंगे कि कौन सी दशमलव की संख्या बड़ी है और कौन सी दशमलव संख्या छोटी है। ठीक है, तो अब 2/3 का मतलब क्या होता है? भिन्न को दशमलव भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे? हम अंश को हर से भाग कर देंगे। अंश को हर से भाग कर देंगे, क्योंकि 2/3 का मतलब यही तो होता है, 2 को 3 से भाग, 4/7 का मतलब 4 को 7 से भाग और 5/8 का मतलब 5 को 8 से भाग। तो पहले हम 2/3 जो हमारी भिन्न है इसकी दशमलव भिन्न बना लेंगे। तो हम क्या करेंगे? 2 को 3 से भाग करेंगे। ठीक है, अब देखो, 2 जो हमारा भाज्य है ये छोटा है, भाजक हमारा बड़ा है, हम भाग नहीं कर सकते। तो भाग नहीं करने का, भाग नहीं हो पाने का 0। और इसके बाद में हम क्या करेंगे? एक 0 और ले लेंगे। लेकिन ये ध्यान रखना है, जब हम अपनी तरफ से 0 लेते हैं तो उसी समय, यानी कि उससे पहले, 0 लेने से पहले भाज्य में भी और भागफल में भी एक साथ दशमलव लगा देंगे। ठीक है, और फिर हम शून्य ले लेंगे। इस प्रकार दशमलव को हम भूलें तो हमारी संख्या 20 बन गई और यहाँ हमारी 3 है। अब भाग चला जाएगा कितने का? छक्के का। 3 छक्के 2 बचे। इस प्रकार हमने जो 2/3 भिन्न थी उसका क्या कर दिया? उसकी दशमलव भिन्न बना दी। और अभी हमने दशमलव की एक स्थान तक ही संख्या बनाई है। और यदि हमारा एक स्थान तक काम नहीं चलता है, यानी कोई दूसरा मान भी इतना ही आ जाए, तो हम ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो यदि 2 समान मान आ जाएं तो फिर हम इस भाग को और आगे बढ़ा लेंगे। जब तक बढ़ाएंगे तब तक बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो जाए कि कौन सी दशमलव संख्या बड़ी है। तो अब हम 7 से 4 को भाग करेंगे। उसी तरह से 7 से 4 को भाग नहीं किया जा सकता, तो नहीं किया जा सकता तो हम 0 लगाएंगे पहले और एक और अंक ले लेंगे 0। लेकिन उससे पहले दोनों जगह पर दशमलव लगाएंगे, फिर 0 लेंगे। तो अब कितने का भाग जाएगा? 5 का। और शेष कितना आया? 5। और इसी प्रकार 8 से हम 5 को भाग करेंगे। पहला भाग नहीं जा रहा है, 0 चढ़ा देंगे।
और आगे हम जब 1 शून्य लेंगे उससे पहले यहाँ दोनों स्थानों पर दशमलव जरूर लगाएंगे। अब कितने का भाग जाएगा? 6 का। 8 छक्के 48 और 2 शेषफल आ गया। अब देखो यहाँ पर दो मान हमारे एक जैसे आ गए, तो हम इन दशमलव संख्याओं को देखकर हम नहीं बता सकते कि इनमें से कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने ये दशमलव की संख्याएं या दशमलव भिन्न एक एक स्थान, दशमलव के एक एक स्थान तक की है ना, तो हम एक एक स्थान तक और बढ़ा देंगे। तो यहाँ पर 1 शून्य और ले लेंगे, उसको यहाँ लेंगे, तो ये हो जाएगा अगला भाग 3 छक्के 18, 2 शेष। इसी तरह इसको भी आगे बढ़ा देंगे 1 अंक और, तो 1 शून्य ले लेंगे, यहाँ शून्य उतारेंगे। अब कितने का भाग जाएगा? 7 का। 7 7 49, 1 शेषफल। और इसी तरह इसको भी आगे बढ़ाएंगे, तो इस शून्य को नीचे ले आएंगे। अब कितने का भाग जाएगा? 2 का। 8 दूनी 16, 4 शेषफल। अब देखो, अब तो कोई भी दशमलव भिन्न बराबर नहीं है ना, यानी बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर सबसे बड़ी दशमलव भिन्न कौन सी है, और वही उसी का अनुपात सबसे बड़ा अनुपात होगा। तो यहाँ पर ये दशमलव भिन्न सबसे बड़ी है ना, तो हम देखेंगे कि ये दशमलव भिन्न कौन सी भिन्न से आई थी? इस भिन्न से, 2/3 से। और ये 2/3 भिन्न किस अनुपात से आई थी? ये इस अनुपात से आई थी, 2:3 से। इस प्रकार यही अनुपात इन तीनों अनुपातों में सबसे बड़ा अनुपात हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा आंसर भी होगा 2:3। क्लियर हो गया ये? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 और 45 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। यहां पर 5 और 45 दो अनुपात दिए हुए हैं। मध्य का मतलब होता है बीच, इनके बीच का अनुपात हमने निकालना है। ठीक है, तो जब भी किन्हीं दो अनुपातों के बीच का अनुपात निकालना हो तो हमें क्या करना है? उन दोनों अनुपातों की मल्टीप्लाई करनी है, उनकी गुणा कर देंगे। तो हमारा पहला अनुपात यहां पर क्या है? 5, और अगला क्या है? 45। तो 5 और 45 की गुणा कर देंगे, कितनी हो जाएगी? 5 और 5 25, हासिल 2, 5 और 20 और 2 22। ये आ गई हमारी जो दो अनुपात दे रखे थे उनका गुणनफल आ गया। तो जब भी हमारे पास दो अनुपात हों और उनका मध्य अनुपात भी निकालना हो तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उन दोनों अनुपातों की गुणा कर देंगे, और गुणा करने के बाद क्या करेंगे? जो गुणनफल आया 225, उसका हम वर्गमूल निकाल देंगे, और जो इस गुणनफल का वर्गमूल होगा वही हमारा मध्य अनुपात हो जाएगा। तो वर्गमूल हम निकालना सीख चुके हैं। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे। और जोड़े कहाँ से बनाने शुरू करेंगे? इकाई के अंक से। तो इधर से शुरू करेंगे, एक हमारा ये जोड़ा बन गया। अगले जोड़े में हमारा एक ही अंक है, तो हम एक ही अंक को रखेंगे। इस प्रकार हम पहले इसको भाग करेंगे। तो वर्गमूल की शर्त हमें पता है कि वर्गमूल में जब हम भाग करते हैं तो जितने से भाग करेंगे वही अंक ऊपर भी जाएगा। इस प्रकार हम देखेंगे, यदि 1 से भाग करें तो यहाँ भी 1 लिखेंगे और यहाँ भी 1 लिखेंगे, और 1 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1। यानी कि ये संख्या हमारी बड़ी है अभी 1 से। तो हम क्या कर लेंगे? हम एक बार चेक कर लेंगे अगले भाग से, यानी 1 के बाद में फिर 2 से। अगर हम 2 का भाग करेंगे तो हम यहाँ भी 2 लिखेंगे और हमें यहाँ भी 2 ही चढ़ाना पड़ेगा। ये वर्गमूल का नियम होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। अब तो ये बड़ी हो गई, जो 4 है वो 2 से बड़ा है ना, तो हम भाग नहीं कर सकते। इसका मतलब हम भाग, पहला भाग कितने से करेंगे? 1 से।
एक से करेंगे तो यहाँ भी एक लिखेंगे, यहाँ भी एक लिखेंगे और एक एकम एक, ठीक है। अब घटाएंगे तो 2 में से गया तो 1 और फिर क्या करेंगे, ये जो हमारा शेष बचा है यहाँ, इसके साथ अगला पेयर हम उतार लाएंगे। अगला पेयर हमारा 25 है और हमने इसके साथ अगला पेयर, पूरा पेयर नीचे आएगा वर्गमूल में। जैसे कि भाग में एक एक अंक नीचे आता है, उस तरह से वर्गमूल में एक एक पेयर, पूरा पेयर नीचे आता है। तो इस प्रकार हमने इसके साथ 25 लिख दिया। अब हमारी संख्या क्या बन गई, 125। अब इसको किससे भाग करें, इसको किससे भाग करें, यानी कि हम इसका भाजक किसे बनाएं। तो जो हमारा ये संख्या बनी है, इसका भाजक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, क्या तरीका होता है कि जो हमारा ऊपर अब तक का जितना भी भागफल है उसका क्या कर देंगे, डबल कर देंगे, उसका 2 गुना कर देंगे। तो 1 का 2 गुना करेंगे तो ये 2 आ गए, ठीक है। अब कितने का भाग जाएगा, ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। अब जितने का भी भाग जाएगा तो उस अंक को हमें इस 2 के साथ भी लिखना होगा और भागफल में भी चढ़ाना होगा। ये वर्गमूल का नियम होता है, ठीक है। तो हम 1 से ही शुरू करते हैं, 1 से चेक करते हैं पहले। तो 1 का भाग देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 के साथ 1 लिखना पड़ेगा और फिर 1 ही ऊपर चढ़ेगा तो इसको 1 से गुणा करेंगे, हमारी संख्या आ जाएगी 21। ये संख्या तो इस संख्या से छोटी है, काफ़ी छोटी है। इसका मतलब हम आगे अगली संख्या से भाग करके देखेंगे। तो जब 2 का भाग देखेंगे, पहले हमने 1 का चेक कर लिया, अब 2 का करेंगे तो इस 2 के साथ भी यहाँ 2 लिखना पड़ेगा और ऊपर भी 2 चढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार हमारी संख्या क्या बन जाएगी फिर 44। ये संख्या भी इससे काफ़ी छोटी है, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 2 का हमने चेक कर लिया, 3 का करके देखेंगे तो यहाँ भी 3 और ऊपर भागफल में भी 3 ही चढ़ाना पड़ेगा और हमारी संख्या क्या बन जाएगी, 3 3 9 3 2 6 69 बन गई। ये संख्या भी इससे काफ़ी छोटी है। अब हम क्या करें, अब हम अगली संख्या से यानी कि 4 से करके देखेंगे तो 2 के साथ 4 लिखना पड़ेगा, 4 ही ऊपर चढ़ाना पड़ेगा और इसकी गुणा होगी 4 चौके 16, 4 दूनी 8 होगी 9। ये संख्या भी इस संख्या से छोटी है। तो फिर अब हम किससे चेक करें, 5 से चेक करेंगे तो 2 के साथ 5 लिखना पड़ेगा, 5 से गुणा करना पड़ेगा, 5 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12। अब ये संख्या तो बिल्कुल इसके बराबर आ गई, ठीक है ना। यदि बड़ी चली जाती 5 पर तो फिर हम वापस आते 4 का भाग चढ़ाते, ठीक है। अब ये बड़ी नहीं हुई है बल्कि इसके बराबर ही आ गई, तो फिर हम इस कितने का भाग करेंगे, 5 का करेंगे तो यहाँ भी 5 हम जरूर लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। और ऊपर भी 5 भागफल में भी हम चढ़ाएंगे और इस प्रकार 25 5 125 और हमारा शेष फल हो गया यहाँ 0। अब हमारा वर्गमूल क्या होगा, जो हमारा यहाँ पर भागफल है ये पूरा, ये हमारा इस संख्या का वर्गमूल होगा, ठीक है ना। और ये वर्गमूल ही इन दोनों अनुपातों का मध्य अनुपात भी होगा, यानी 5 और 45 का मध्य अनुपात क्या हो जाएगा, 15। ये बिल्कुल समझ में आ गया। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।